गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो रेगुलर एग्जाम अपडेट्स, करंट अफेयर्स और स्टडी मटेरियल के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट के प्रैक्टिस सेट्स कवर कर रहे हैं। टोटल हम 14 प्रैक्टिस सेट्स अभी देख चुके हैं। आज हम 15वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो इस पुस्तक में टोटल 20 प्रैक्टिस सेट हैं। तो पहला सेक्शन हम शुरू करते हैं, हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। रस सूत्र के जनक माने जाते हैं, तो भरत मुनि जो है ये रस सूत्र के जनक माने जाते हैं। ये इन्होंने टोटल कहा था, वैसे तो 8 आपके रस होते हैं, लेकिन वर्तमान में 9 रस माने जाते हैं। कुछ किताबों में आपको 11 रस भी देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि अलग अलग राइटर्स ने 2 नए रस इसमें जोड़ दिए हैं। लेकिन 9 ही सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल नंबर है। काव्य में 9 ही रस ज्यादा माने जाते हैं। भरत मुनि की एक रचना और है जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है नाट्य शास्त्र। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये आपका पूछता रहता है, हिस्ट्री में भी पूछता है और नॉर्मल भी पूछ लेता है। तो नाट्य शास्त्र भरत मुनि के द्वारा लिखी गई है। अगर बात करें सबसे सर्वश्रेष्ठ रस किसको माना जाता है, जो श्रृंगार है आपका, ठीक है, श्रृंगार रस को सबसे सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। आगे चलते हैं। जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहां कौन सा अलंकार होता है? तो जहां पर बिना किसी कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहां पर विभावना अलंकार होता है। विभावना अलंकार का जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको, चुभते ही तेरा अरुणवान, बहते कन कन से फूट फूट, मधु के निर्जन से सजल गान। तो ये एक एग्जांपल है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, तो इसको आप याद रखिए। भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? तो भारतीय वृत्ति का संबंध जो है वो अद्भुत रस से है। इसमें देखिए कुछ त्रुटियां हैं, वो देखते हैं। कुछ उसके प्राप्त करने में दांव पेंच लगा रहे हैं। तो देखिए कुछ उसके प्राप्त करने में, यहां पर आपका क्या आएगा, कुछ उसको प्राप्त करने में। ठीक है, उसको प्राप्त करने में, तो पहला वाला ही आपका जो है वो इसमें त्रुटि है। निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो देखिए अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन लगातार एग्जाम्स में आपके पूछता रहेगा। बात करें अगर, देखिए महाप्राण व्यंजन वो होते हैं जिनके उच्चारण में मुख से आपके अधिक हवा निकलती है और उच्चारण में हकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। प्रत्येक वर्ग, जैसे हमने पढ़ा था क, च, ट, त, प, ये जो इसका वर्ग का वर्ग का या जितने भी वर्ण है इसके वर्ग का जो दूसरा और चौथा अक्षर होगा या दूसरा और चौथा वर्ण होगा वो महाप्राण व्यंजन कहलाता है। जैसे अगर का की बात करें तो सेकंड नंबर पर क्या आता है, खा, तीसरे पर घा, फिर घा। तो खा और घा जो है ये महाप्राण व्यंजन है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो हमें घा ही महाप्राण व्यंजन दिखेगा। हर वर्ग का दूसरा और चौथा जो है आपका वर्ण वो महाप्राण व्यंजन कहलाता है। यातुधान होगा ये। यातुधान का पर्यायवाची है, तो यातुधान राक्षस को कहा जाता है। राक्षस का पर्यायवाची आपका निशाचर है। आग का कुछ कुछ इसी तरह एक पर्यायवाची होता है, हुताशन। इसको याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अश्व ये घोड़ा होता है, घोड़े के बता देता हूं, है, वाजी, तुरंग, घोटक, ये कुछ अश्व के पर्यायवाची हैं। वसन आपका क्या होता है, कपड़ा, कपड़े को आपका अंबर एक काफी कॉमन उसका पर्यायवाची है। राक्षस हो गया, निशाचर हो गया। इसके अलावा राक्षस के कुछ और पर्यायवाची देख लेते हैं। दानव सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, तो यातुधान आपका निशाचर का ही एक पर्यायवाची। राजा भिक्षुक को दान देता है वाक्य में कौन सा कारक है? तो मैंने आपको बताया था, जहां पर भी दान भावना या कुछ देने का सेंस होता है वहां पर संप्रदान कारक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रस विभत्स का विरोधी है? तो विभत्स रस का विरोधी किसको? विभत्स का अर्थ क्या होता है? सिंपल, घृणा। तो घृणा का अर्थ आपका एक तरह से क्या होगा? प्रेम करना। तो यहां पर सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? श्रृंगार रस, ऑप्शन सी। और इसका अर्थ मतलब क्या होगा? रति अर्थात प्रेम। तो घृणा का एक तरह से उल्टा क्या है? आपका प्रेम है। 8 अध्याय हैं जिसमें यह किस समास का उदाहरण है? तो इसको बोला जाता है अष्टाध्यायी। अब देखिए समास यहां पर कौन सा होगा? इसमें समास है आपका बहुव्रीहि समास। देखिए बहुव्रीहि समास क्या होता है? जिसमें ना तो पूर्व पद प्रधान होता है, ना ही उत्तर पद प्रधान होता है। इसके अलावा कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है। जैसे 10 है आनंद जिसके, दशानन, दशानन अर्थात रावण। इस तरीके के जो शब्द होते हैं ये आपके इसमें आते हैं। तो अष्टाध्यायी 8 अध्याय है जिसमें, लेकिन ये अष्टाध्यायी बन जाती है और अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखित एक पुस्तक है। द्विगु समास क्या होता है? जहां पर पूर्व पद संख्यावाची होता है। द्वंद्व समास कहां पर होता है? जहां पर आपका एक तरह से युग्म हो, भाई बहन, माता पिता, ऊंचा नीचा,
इस तरीके में आपका द्वंद्व समास होता है। कर्मधारय समास क्या होता है, जहां पर आपका पूर्व पद विशेष्य होता है और विशेषण और विशेष्य का यहां पर एक तरह से संबंध होता है। माफ कीजिए, पहला पद जो होगा वो विशेषण होगा, दूसरा पद विशेष्य होगा। जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा, अर्थात आत्मा शब्द है, विशेष्य है और विशेष्य की विशेषता बतवाई गई है, वो क्या है, महान है। तो महान है जो आत्मा, उसमें होगा आपका कर्मधारय समास। मनुष्य के डैश पुस्तकें उसकी मित्र, मार्गदर्शक और प्रेरक साथी होती है। तो मनुष्य के एकांत में पुस्तकें उसकी मित्र, मार्गदर्शक और प्रेरक साथी होती है। इसमें कुछ हमें ऑप्शन ढूंढने हैं। दंभ का जहां जहां पड़ाव था, सत्य से जहां जहां दुराव था, वह चला कि अग्निबाण मारता, पाप की आहा आहा उजाड़ता, वज्र बिन गिरे विचार पर। अब हमें यहां पर देखना है गिरे विचार से यहां पर क्या तात्पर्य है। तो गिरे, देखिए वचन या गिरे विचार से तात्पर्य है सत्य और हित से परे विचार। अगला, नौजवान शहीद ने अग्निबाण इसलिए चलाए क्योंकि वह, तो अग्निबाण उसने क्यों चलाया, क्योंकि वह स्वराज स्थापित करना चाहता था। दुराव शब्द से क्या तात्पर्य है, तो इसमें दुराव शब्द इसका अर्थ होता है या तो बैर या फिर दुश्मनी। ठीक है, ऑप्शन यहां पर क्या होगा, बैर। ऑप्शन डी यहां पर ठीक होगा। जहां जहां शब्द है, तो जहां जहां किस प्रकार का एक शब्द है, तो जहां जहां एक पुनरुक्त शब्द युग्म है, ऑप्शन बी। पाप का विलोम शब्द क्या है, सिंपल है, पुण्य। नौजवान शहीद ने किसे नष्ट किया, तो नौजवान शहीद ने अहंकार और असत्य को नष्ट किया, ऑप्शन डी। आज भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं, इस वाक्य के रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो रेखांकित शब्द है यहां पर श्रवण कुमार, इसमें संज्ञा पूछी है, तो श्रवण कुमार में आपका जातिवाचक संज्ञा का बोध होता है, ऑप्शन बी। किताब शब्द है, तो किताब कैसा है, सबको पता है, किताब स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे मेरी पुस्तक कहां रखी है, रखा है यूज नहीं करते, मेरी पुस्तक कहां या मेरी किताब कहां रखी है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। गाय शब्द का बहुवचन क्या है, तो देखिए बहुत आता रहता है प्रश्न, गाय शब्द का जो बहुवचन है वो गाय है, ऑप्शन सी। उसकी माताजी बीमार है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो इस वाक्य में अगर आप देखेंगे तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, उसकी, ऑप्शन डी यहां पर सही होगा। गीता का आंगन चौकोर है, चौकोर मतलब जिसके चार कोने हो। दिए गए वाक्य में गुणवाचक विशेषण शब्द को अलग कीजिए, तो आंगन की विशेषता बता रहा है कैसा आंगन है, चौकोर है, तो चौकोर ही यहां पर क्या होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। 22वां देखते हैं, जहां कर्ता प्रधान हो वहां कौन सा वाच्य होता है, तो जहां कर्ता प्रधान होता है वहां कृतवाच्य होता है, ऑप्शन सी। 98 में कौन सा समास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न आपका आता रहता है। 98 में आपका द्विगु समास है, जहां पूर्व पद आपका क्या होता है, संख्यावाची होता है। 98 मतलब 8 आनों का समूह, तो यहां पर पूर्व पद क्या है आपका, संख्यावाची है, इसलिए यहां पर द्विगु समास होगा। जैसे पंचवटी, पांच वटों का समाहार। सतमार्ग बराबर सन्मार्ग में किस संधि का उदाहरण है, या ये किस संधि का उदाहरण है, तो ये सिंपल है, सन्मार्ग ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, ऑप्शन बी। निषेध शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, इंपॉर्टेंट है, देखिए ये भी, निषेध जो शब्द है इसमें नि उपसर्ग का प्रयोग किया गया। 27वां, वीरक तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है, तो पढ़कर ही देखिए आपको एक उत्साह का भाव आ रहा है, तो यहां पर आपका वीर रस है, ऑप्शन सी। सिर झुका तूने नियति की, मान ली है बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जल जात, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ये भी देखिए अच्छा प्रश्न है। तो इस पंक्ति में आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। देखिए यहां पर क्या किया गया है, जो हृदय का कमल के साथ में अभेद का आरोपण किया गया है, इसलिए यहां पर देखिए शायद मैंने मार्किंग गलत कर दी, इसमें रूपक अलंकार होगा आपका, इसके लिए माफी चाहूंगा, ठीक है, रूपक अलंकार इसमें होगा। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको सही दिया है, इसमें रूपक अलंकार होगा, ऑप्शन बी। 29वां देखते हैं, तुलसी कृत में समास है, तो तुलसी द्वारा कृत, तो इसमें कौन सा समास होगा आपका, करण तत्पुरुष समास इसमें होगा, कर्ता ने कर्म को करण के से द्वारा, तो तुलसी द्वारा कृत। निश्चल, इसका
विसर्ग संधि का उदाहरण है। सही संधि इसकी क्या बनेगी, तो निश्चल इसकी सही संधि बनेगी, निश्चल, ऑप्शन डी। अब सामान्य बुद्धि परीक्षण रीजनिंग के मैं आपको आंसर बता देता हूं। 31 का है ऑप्शन बी 87, 32 का है ए कुर्सियां फर्नीचर, 33 देख लेते हैं, 33वें का है ऑप्शन डी WYA, 34 का है डी 189, 189 है, ठीक है, 189 है ये, इसको सही कर लीजिएगा। 35वां, इसका आंसर है ऑप्शन ए 2128। 36वां कथन कारण वाला जो प्रश्न है, आप देख लीजिए पहले प्रश्न, उसके बाद मैं आपको आंसर बता दूंगा। किसी में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूं। 36 का है आपका ए, केवल निष्कर्ष एक सत्य है। प्रश्न आप देख लीजिए आराम से। उस विकल्प आकृति का चयन करें, तो इसका आकृति का हमें चयन करना है। 37 का ऑप्शन है सी। 38 ऑप्शन सी। 39 देख लेते हैं, ऑप्शन डी। 40वें का ऑप्शन सी। 41वें का ऑप्शन डी 240। 42 आकृति श्रृंखला को पूरा करना है। ए 43 ऑप्शन सी AU। 44 का कथन कारण वाला, फिर से आपका प्रश्न कथन निष्कर्ष वाला। 44 का है ऑप्शन बी, ना तो निष्कर्ष एक और ना दो अनुसरण करता है। अंतिम प्रश्न है 45वां, इसका आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये आपके रीजनिंग के प्रश्न हो गए। किसी में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अब देखते हैं सामान्य जानकारी। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में देखिए वैसे तो टोटल जो आपकी सैंक्शनड स्ट्रेंथ होती है राज्यसभा की मैक्सिमम वो 250 होती है, जिसमें से 238 आपके इलेक्टेड होते हैं या चयनित होते हैं और 12 मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, लेकिन इसमें अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 245 स्ट्रेंथ है, तो ऑप्शन सी आपका यहां पर सही होगा। अब बात करते हैं राज्यसभा से संबंधित कुछ फैक्ट्स की। सबसे इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा में अगर आपको इलेक्ट होना है तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए? आपको 30 साल की एज का होना चाहिए। लोकसभा में आपको पता होगा 25 साल की उम्र में आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, और लोकल बॉडीज में सबको पता ही है नॉर्मल एज वहां 18 ईयर्स की होती है। ठीक है, तो एक प्रश्न इससे ये बनता है सबसे पहले। दूसरा प्रश्न क्या बनता है, जो मेंबर्स होते हैं कितने साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं? राज्यसभा जो होता है देखिए परमानेंट हाउस होता है, कभी इसका डिसोल्यूशन नहीं होता, कभी विघटन नहीं होता। ठीक है, इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स या अपर हाउस उच्च सदन के रूप में भी जाना जाता है। इसके जो मेंबर्स होते हैं 6 साल के लिए उनको इलेक्ट किया जाता है, और 1/3 मेंबर हर 2 साल में इसके रिटायर हो जाते हैं। इसका जो चेयरपर्सन कौन होता है? एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन बोला जाता है, मतलब बाय वर्च्यू ऑफ द पोस्ट, अर्थात जो भी भारत का वाइस प्रेसिडेंट होगा वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरपर्सन बन जाएगा। वर्तमान में जगदीप धनखड़ सर भारत के वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन बनेंगे राज्यसभा के। अर्थात सीधी सा मतलब यह चेयरपर्सन कोई ऐसा नॉर्मल नहीं होता, जो भी आपका उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा वो राज्यसभा का चेयरपर्सन कहलाएगा। सीधी सी मतलब इसका ये है। इसके अलावा अगर बात करें किस अनुच्छेद में ये कहा गया है, एक बार ये पूछ लिया था कि जो 1/3 है इसके मेंबर इलेक्ट किए जाएंगे, ये आपका आर्टिकल 83 में बात की गई है। और 83 में देखिए एक चीज और कही गई है कि जो आपका अपर हाउस होगा वो डिसॉल्व नहीं होगा, यानी उसका विघटन नहीं होगा। तो ये बात जो कही गई है आपकी अनुच्छेद 83 में कही गई है। ये आपका भी जो असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट का एग्जाम हुआ था लोक सेवा आयोग के द्वारा 2020 में, उसमें यह प्रश्न उन्होंने पूछ लिया है, सीधे आर्टिकल ही उन्होंने पूछा है। तो आर्टिकल 83 में कहा जाता है कि जो आपका उच्च सदन है वो डिसॉल्व नहीं होगा। अब प्रश्न एक सबसे जो कॉमन प्रश्न बनता है, अगर लोअर कोई एग्जाम है आपका वनडे वाले एग्जाम है, उसमें ये पूछता है कि पहली बार जो राज्यसभा है वो कब कंस्टिट्यूट हुई थी, कौन से साल में? तो देखिए राज्यसभा जो कंस्टिट्यूट हुई है वो 3 अप्रैल 1952 को कंस्टिट्यूट हुई थी, यानी इसका गठन इस दिन किया गया था। इसकी जो पहली मीटिंग हुई है वो हुई है 13 मई 1952 को।
दोनों प्रश्नों का अंतर समझिएगा। गठन किया गया था पहली लोक राज्यसभा का 3 अप्रैल 1952 को। जो पहली मीटिंग हुई है राज्यसभा की वो हुई है 3 मई 1952 को। चेयरपर्सन कौन था? तो देखिए भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति होंगे वही इसके चेयरपर्सन होंगे, तो उस समय थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, तो इसके पहले चेयरपर्सन भी वही थे। एक बार ये पूछ लिया था कि कब ये घोषणा की गई है, जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है यानी अपर हाउस है उसको राज्यसभा कहा जाएगा, तो 1954 में ये घोषणा की गई थी कि जो अपर हाउस है, उच्च सदन है, उसको अब राज्यसभा के नाम से जाना जाएगा। ये भी आप याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। एक प्रश्न देखिए सबसे कॉमन क्या बनता है कि ऐसा कौन सा सदन है जिसका जो चेयरपर्सन होता है, अध्यक्ष होता है, वो उसका मेंबर नहीं होता? तो मैंने आपको बताया जो वाइस प्रेसिडेंट होगा उसका राज्यसभा से ऐसे सीधे कोई मतलब नहीं है, इलेक्शन से मतलब नहीं है। जो उपराष्ट्रपति के पद पर बैठेगा वही आपका इसका चेयरपर्सन होगा। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, लेकिन उसका वो चेयरपर्सन होता है। इसके अलावा देखिए एक प्रश्न बहुत बनता है, जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, अखिल भारतीय सेवा का गठन होता है अनुच्छेद 312 के तहत, उसमें किसको स्पेशल पावर दी गई है? राज्यसभा को उसमें स्पेशल पावर दी गई है। मनी बिल है, धन विधेयक है, उसमें राज्यसभा को कोई पावर नहीं है, केवल उसके पास भेजा जा सकता है, लेकिन लोकसभा को ही सारी पावर उसमें है। लेकिन अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवा का गठन करने में राज्यसभा को स्पेशल पावर दी गई है। तो ये कुछ प्रश्न आपके राज्यसभा से लगातार बनते रहते हैं। सबसे ज्यादा राज्यसभा में सीटें किसको मिलेंगी? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो 31 सीटें राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की है। अगला देखते हैं, तो वही देखिए जो मैंने आपको बताया था, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है, वही प्रश्न अगला इन्होंने बना दिया है। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो यहां पर मैक्सिमम मेंबरशिप पूछी है, तो 250 सदस्यों की मैक्सिमम मेंबरशिप होती है। 238 और 12, 238 इलेक्ट होते हैं, 12 मनोनीत किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक औद्योगिक स्थानन के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो इसमें से इंडस्ट्रियल लोकेशन या स्थानन के लिए कौन सा कारक आपका जिम्मेदार नहीं है? तो जनसंख्या का घनत्व देखिए, इससे बिल्कुल संबंधित नहीं है। बाजार जो आप बना रहे हैं उसके लिए मार्केट होना चाहिए। कैपिटल, आपको इंडस्ट्री खड़ी करनी है तो इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको पूंजी चाहिए। और पावर, ये तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको अगर मशीनरी रन करनी है तो आपको पावर तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ये प्रश्न देखिए, यहां से एक प्रश्न और बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, हमने पिछले सेट में डिस्कस किया था। हिंडाल्को यानी हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी रेणुकूट सोनभद्र में है, उसका वहां पर लोकेशन का बनी रहती है। PQLI किसका संक्षिप्त रूप है? तो PQLI है फिजिकल क्वालिटी ऑफ इंडेक्स। ऑप्शन ए यहां पर आपका सही हुआ। यह प्रश्न भी आपका आया हुआ है। और देखिए इसका जो कॉन्सेप्ट दिया है वो 1970 में मॉरिस के द्वारा दिया गया था, फिजिकल क्वालिटी ऑफ इंडेक्स का। आगे चलते हैं, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, माफ कीजिए, PQLI। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय प्रकाशित करता है? तो इसको देखिए, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, जो वित्त या आर्थिक मामलों का मंत्रालय है, वो आपका आर्थिक सर्वेक्षण जारी करता है। तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। अभी वर्तमान में नई जो हमारी मंत्रिमंडल बनी है उसमें फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनी है? निर्मला सीतारमण जी को उसमें कंटिन्यू किया गया है। जनसंख्या का अशोधित घनत्व निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है। तो अशोधित घनत्व को गणितीय घनत्व या मैथमेटिकल डेंसिटी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए, ये भी प्रश्न अच्छा है, अलग प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को सही ढंग से दर्शाता है? तो देखिए जो कंपनीज एक्ट 2013 हमारे यहाँ आया था, ठीक है, उसमें यह बात की गई थी कि एक तरह से जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का अगर आप नाम ही देखेंगे तो इसका अर्थ होता है जो कॉर्पोरेट्स होते हैं या बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होती हैं वो पब्लिक से ही अपना पैसा कमाती हैं, क्योंकि हम ही कंज्यूम करते हैं उनके प्रोडक्ट्स, तो उनको समाज को कुछ ना कुछ वापस देना चाहिए, यानी उनकी समाज के प्रति भी कुछ जिम्मेदारी है। तो इसका कॉन्सेप्ट लेकर आया गया था कंपनीज एक्ट 2013 में, जिसमें यह कहा गया था कि अपने कुछ जो प्रॉफिट है उसका कुछ हिस्सा उन्हें हेल्थ सेक्टर में, शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में लगाना चाहिए। तो गिविंग बैक टू सोसाइटी, यानी जिस समाज से आप पैसा कमा रहे हैं उसको कुछ वापस देना। अब यहां पर देखते हैं इसमें ऑप्शन सबसे अच्छा कौन सा है। कंपनी को सामाजिक मुद्दों पर धन व्यय करने के उत्तरदायित्व का बोध, कंपनी को प्राकृतिक पर्यावरण पर धन व्यय करने के उत्तरदायित्व का बोध, कंपनी को सामुदायिक विकास पर धन व्यय करने के उत्तरदायित्व का बोध, और यहां पर कंपनी को समुदाय और पर्यावरण पर धन व्यय करने के उत्तरदायित्व। तो यही सबसे अच्छा इसमें ऑप्शन है।
ठीक है, क्योंकि कम्युनिटी पब्लिक को भी फायदा हो और इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण को भी फायदा हो, क्योंकि आपने देखा होगा इंडस्ट्रीज की वजह से पर्यावरण को भी काफी नुकसान पहुंचता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन टेक ऑफ स्टेज यानी उत्थान अवस्था को सही ढंग से चित्रित करता है? इसमें देखिए इसके प्रश्न इन्होंने काफी अच्छे दिए हैं। अगर बात करें सबसे जो टेक ऑफ स्टेज है, ठीक है, टेक इंग्लिश में लिख देता हूं, टेक ऑफ स्टेज, तो इसको सबसे अच्छा प्रभावित करता है। इसका अर्थ है कि संतुलित विकास प्रारंभ हो गया, यानी जो आपका बैलेंस्ड डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो गया है। तंबाकू में टॉपिंग का क्या मतलब है? बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए ये भी किसी परीक्षा में आया हुआ है। इसका मतलब देखिए होता है कि जो तंबाकू की लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, उसको हटाना। तो ऑप्शन जो बी है आपका, ये बिल्कुल यहां पर सही होगा। माफ कीजिए, मैंने शायद थोड़ा सा गलत बता दिया आपको, इसके लिए माफी चाहूंगा। टर्मिनल बर्ड्स, ठीक है, टर्मिनल बर्ड्स, ये किसी और के लिए था, इसके लिए माफी चाहूंगा। जो टर्मिनल बर्ड्स होती हैं, ठीक है, कारण भी बता दूंगा। टर्मिनल बर्ड्स या टर्मिनल कलियों को हटाना, जिसकी वजह से अगर आप तंबाकू के पेड़ में टर्मिनल बर्ड्स हटा देते हैं तो उसकी ग्रोथ जो होती है वो काफी तेज हो जाती है। यानी स्टिमुलेट ग्रोथ करने के लिए, यानी ग्रोथ को तेज करने के लिए हम टर्मिनल बर्ड्स को हटाते हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहां पर सही होगा, इसके लिए माफी चाहूंगा। ऑप्शन सी आप याद रखिए। और मैं आपको बता चुका हूं, जो भारत का सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान है, वो कहां पर है? राजमुंद्री, ठीक है, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में ये स्थित है। ठीक है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस बार जो उसकी थीम रही वो बच्चों पर केंद्रित है। तंबाकू नियंत्रण के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर अभी बनाया गया है करंट अफेयर्स में? तो पीवी सिंधु जी को, ठीक है, पीवी सिंधु जी को तंबाकू नियंत्रण के लिए इस बार बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। तो ये याद रखिएगा, कुछ करंट से संबंधित फैक्ट्स ये हो गए। परागण डैश में होता है, तो परागण बोला जाता है पॉलिनेशन को। तो किसमें? ये फूलों में सबसे ज्यादा आपका होता है। तो बहुत सारे देखिए तितलियां वगैरह होती हैं, कुछ बर्ड्स होती हैं, वो पॉलिनेशन पौधों में करती हैं। तो फूलों में ये होता है। एक प्रश्न फूलों से और बन जाता है, बता देता हूं कि फूलों की स्टडी को, जो फ्लावर्स की स्टडी होती है, उसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है एंथोलॉजी। ठीक है, तो पुष्प का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। भारत में फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक है इंडिया में तमिलनाडु। ठीक है, ये कुछ फूलों से संबंधित फैक्ट्स हो गए। आगे चलते हैं, एक और है वो भी बता देता हूं। फल दिया है, फलों की स्टडी को क्या कहा जाता है? ये भी आपका पूछ चुका है, पोमोलॉजी। ठीक है, पोमोलॉजी कहा जाता है फलों के या स्टडी ऑफ फ्रूट। पौधों में डैश प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। तो पौधों में क्या है जो आपका प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है? राइबोसोम्स जो होते हैं ये आपके प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और राइबोसोम्स देखिए क्या होता है, जो आपका कोशिका द्रव्य होता है उसके अंदर उपस्थित बहुत ही छोटे छोटे या बहुत ही माइक्रो साइज के कण होते हैं जो आपके प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। निम्नलिखित में से कौन पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? तो क्या आवश्यक नहीं है? तो आपको पता है, जब प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन रिलीज की जाती है, बाकी सब आपका कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं। तो ऑक्सीजन इसके लिए उपयोगी नहीं है क्योंकि उसका ये एक प्रोडक्ट है। सिनकोना के पेड़ की छाल से कौन सी औषधि निष्कर्षित की जाती है? तो सिनकोना के पेड़ की छाल से आप कुनैन नामक औषधि बनाते हैं। ऑप्शन सी कुनैन। और किसकी दवा है ये? बहुत इंपॉर्टेंट है, मलेरिया। ठीक है, मलेरिया की ये दवा है। मलेरिया मैं आपको बता चुका हूं किससे होता है, ये प्लाज्मोडियम या प्रोटोजोआ से होता है। मादा एनोफिलीज, जो फीमेल एनोफिलीज मच्छर की प्रजाति होती है, उसके काटने से ये होता है। इनको कहा जाता है नाइट ईटिंग बैक्टीरिया, यानी जो रात को आपको काटते हैं। ठीक है, तो ये कुछ संबंधित फैक्ट्स मलेरिया वगैरह से हो गया। जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वहां पर बहुत ज्यादा इसका प्रभाव हमें देखने के लिए मिलता है। जब रात में प्रकाश संश्लेषण बंद होता है उस समय पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, क्योंकि उस समय प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा होता। अगला, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादप और पेड़ कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। थानेश्वर नामक स्थान किस राजा की राजधानी हुआ करता था? तो देखिए, जो हर्षवर्धन था वो पुष्यभूति वंश का राजा था, और पुष्यभूति वंश की जो शुरुआती राजधानी थी वो थानेश्वर में थी। तो इसका सही आंसर होगा हर्षवर्धन। बाद में हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज, ठीक है, कन्नौज में शिफ्ट कर ली थी, क्योंकि कन्नौज
उस समय केंद्र में हुआ करता था, वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट वो ट्रेड सेंटर था और ज्यादातर ट्रेड रूट्स के रास्ते में वो पड़ा करता था, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन की बात हमने पूरी डिटेल में कर ली है पहले भी। हर्षवर्धन के टाइम में कौन सा चीनी यात्री भारत में आया था? हुइनसांग भारत में आया था। हुइनसांग ने दो इंपॉर्टेंट बौद्ध संगतियों की बात की है, प्रयागराज में और कन्नौज में। इसके अलावा हर्षवर्धन ने 3 संस्कृत ड्रामा की रचना की है, जिसका नाम है नागनंद, रत्नावली और प्रिय दर्शिका। ठीक है, इन 3 संस्कृत नाटकों की रचना हर्षवर्धन के द्वारा की गई है। हर्षवर्धन का एक कोर्ट पोएट भी था, बाण भट्ट। हर्षवर्धन की जो आत्म जीवनी लिखी है एक तरह से, वो लिखी है बाण भट्ट ने, जिसका नाम है हर्षचरित। हर्षचरित। इसके अलावा बाण भट्ट की एक और काफी फेमस रचना है, उसका नाम है कादंबरी। ठीक है, कादंबरी जो है वो लिखना शुरुआत की थी बाण भट्ट ने, लेकिन इसको पूरा किया है भूषण भट्ट ने। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये कुछ संबंधित फैक्ट्स हो गए हर्षवर्धन से। रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? मैंने आपको बता दिया, ये हर्षवर्धन की प्रसिद्ध रचना है। जयदेव की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? गीत गोविंद। ठीक है, एक बार पूछ लिया था, जयदेव जो थे ये कौन से राजा के कोर्ट पोएट थे? तो सेन वंश जो था बंगाल का, उसके अंतिम राजा थे लक्ष्मण सेन। ठीक है, लक्ष्मण सेन, उनके टाइम में ये थे। ठीक है, और बाकी बाण भट्ट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। माधवाचार्य क्यों इंपॉर्टेंट है? माधवाचार्य एक भक्ति संत हैं, या एक हम कह सकते हैं भारत के फिलोसोफर हैं, और इनके द्वारा कौन सी फिलोसफी या कौन से दर्शन का प्रचार किया जाता है? तो जो द्वैत फिलोसफी है, द्वैतवाद, उसका जो प्रवर्तन करते हैं वो माधवाचार्य जी करते हैं, और शंकराचार्य किसका करते हैं? अद्वैतवाद का। ठीक है, तो यह याद रखिएगा। फिरोज शाह तुगलक से खोज किया गया शहर, तो फिरोज शाह तुगलक ने इसमें से कौन से शहर? तो हिसार फिरोजा। ठीक है, पहले इसको हिसार फिरोजा भी बोला जाता था, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की है। फिरोज शाह तुगलक ने देखिए काफी सिटी की स्थापना की है, जिसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो फिरोजाबाद है, दूसरा है जौनपुर। जौनपुर मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम था, तो उन्हीं के नाम पर फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना भी की है, तो ये आप याद रखिएगा। फिरोज शाह तुगलक के टाइम से भी कुछ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। तो इसमें देखिए सबसे अच्छा प्रश्न इससे बनता है कि इनमें से कौन सा पहला राजा था दिल्ली सल्तनत का जिसने ब्राह्मण्स पर भी जिजिया लगाया? जिजिया अगर आपको पता है मुस्लिम लोगों के ऊपर लगाया जाता था, तो ब्राह्मण्स के ऊपर भी जिजिया किसने लगाया? वो सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। इसके अलावा अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका काम माना जाता है कि इसने बहुत सारे जो कैनाल्स हैं या नहर हैं और सिंचाई व्यवस्था का काफी अच्छा प्रबंध किया था। देखिए, सिंचाई के लिए एक टैक्स भी लिया करता था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो नाम कई बार पूछ लेता है। देखिए, नाम है उसका HAQUE, हक ए शर्ब, या इसको हासिल ए शर्ब भी बोला जाता था। तो ये इरिगेशन टैक्स है या सिंचाई कर है जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिया जाता था। अब देखिए, इसने एक चैरिटी के संस्थान की स्थापना, या इसने एक, आप समझ सकते हैं जो हम दान दक्षिणा करते हैं उसका एक पूरा विभाग बनाया था, जिसको बोला जाता था दीवान ए खैरात। इसने एक चैरिटेबल हॉस्पिटल भी बनवाया था इलाज के लिए, जिसका नाम था दार उल शिफा। इसके अलावा जो स्लेव थे या दास थे, वो सबसे ज्यादा जो दास माने जाते हैं वो इन्हीं के टाइम में माने जाते हैं, और उस दास के जो डिपार्टमेंट था उसका नाम था दीवान ए बंदगान। आप सभी लोगों ने एक बहुत फेमस इतिहासकार हैं, उनका नाम सुना होगा, जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी जो थे वो फिरोज शाह तुगलक के टाइम में ही थे, और फिर जियाउद्दीन बर्नी की 2 रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, फतवा ए जहानदारी और तारीख ए फिरोज शाही। तो दोनों किताबें जरूर याद रखिएगा, ये पूछता रहता है। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी ऑटोबायोग्राफी या आत्मकथा भी लिखी है, जिसका नाम है फुतुहत ए फिरोज शाही। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, इनसे पूछता है, अशोक के जो पिलर थे, अशोक ने आपको पता है पिलर पर शिलालेख उत्कीर्ण कराए थे, तो दिल्ली और टोपरा से 2 पिलर्स को लेकर ये, या मेरठ से लेकर पिलर को दिल्ली लेकर ये आया था। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। और इसने सबसे पहला देखिए कोशिश की थी उसकी स्क्रिप्ट को पढ़ने की, लेकिन ये पढ़ नहीं पाया था। तो ये कुछ संबंधित फैक्ट फिरोज शाह तुगलक से हो गए। आगे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्ष का नाम बताइए जिसने तमिल साम्राज्य पर आक्रमण किया और अपार धन दौलत के साथ लौटा। तो सबको पता है, देखिए उनका कौन था? मलिक काफूर, ऑप्शन सी। बात करें, देखिए एक बार पूछ लिया था जो मलिक काफूर है, इसको इसने कहां से खरीदा था? तो देखिए, इसको इसने गुजरात में जब विजय प्राप्त की थी तब वहां से इसको खरीद कर ये लाया था, और इसको कितने रुपए में इसने खरीदा था? 1000 दीनार में।
ठीक है, 1000 दिनार में। इसीलिए मलिक काफूर को क्या कहा जाता है? 1000 दिनारी। ठीक है, अगर आपसे पूछा कि 1000 दिनारी किसको कहा जाता है तो मलिक काफूर को ही कहा जाता है, क्योंकि 1000 दिनार में अलाउद्दीन खिलजी ने इसको गुजरात विजय के दौरान खरीदा था। अलाउद्दीन खिलजी से एक प्रश्न और पूछ लेता है कि जो दिल्ली में बहुत फेमस अलाई दरवाजा है, अलाई दरवाजा ये किसने बनवाया है? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया है। ठीक है, आगे चलते हैं। लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में किस जिले से सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो लाला लाजपत राय जी आपको पता है पंजाब केसरी भी इनको कहा जाता है, और इन्होंने हिसार से बहुत इंपॉर्टेंट रूप से या बहुत इन्वॉल्व होके स्वदेशी आंदोलन में, जो आपका 1905 में स्टार्ट हुआ था जब बंगाल का विभाजन डिक्लेयर किया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को वो फोर्स में आया था। लॉर्ड कर्जन के टाइम में बंगाल का विभाजन हिंदू मुस्लिम एकता में एक तरह से फॉल्ट लाइन क्रिएट करने के लिए बनाया गया था। वैसे उनका जो मानना था वो ये कहना चाह रहे थे कि हम इससे हमारा प्रशासन आसान होगा, लेकिन मुख्य उद्देश्य उनका यही था क्योंकि उस समय बंगाल क्रांति का नर्व सेंटर माना जाता था और उस नर्व सेंटर को वो खत्म करना चाहते थे। ठीक है, लाला लाजपत राय के बारे में देखिए, मैंने आपको इनकी रचनाएं भी पहले बता दी हैं कि किस किस रचना का इन्होंने या कौन कौन से राइट लेख इन्होंने लिखे हैं, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इनकी मृत्यु कब हुई थी? जब साइमन कमीशन भारत में आया था तो साइमन गो बैक के नारे लग रहे थे, उस दौरान लाठी चार्ज में ये बहुत गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। लाला लाजपत राय उस समय एक बहुत फेमस स्टेटमेंट देते हैं और इनका स्टेटमेंट था कि मेरे ऊपर किया गया लाठी का एक एक वार अंग्रेजी शासन के भारत में ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। ये इनका स्टेटमेंट था, तो ये आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, कंप्यूटर से संबंधित कुछ प्रश्न अब देखते हैं। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट अभियान, ठीक है, इसको मैं भूल गया बताना, अगर आपसे पूछे सिग्नेचर कैंपेन या हस्ताक्षर अभियान, ठीक है, एसएससी का प्रश्न है, हस्ताक्षर अभियान ये किसने चलाया था? तो ये आपका लाला लाजपत राय जी के द्वारा ही चलाया गया था। लाल, बाल, पाल, ये तीन बहुत फेमस थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इनको बोला जाता है लाल, बाल, पाल। आगे चलते हैं, जेपीईजी का विस्तार क्या है? तो जेपीईजी आपका एक मीडिया का फॉर्मेट होता है, इसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। तो जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ऑप्शन जो डी है आपका, ठीक है, ऑप्शन डी ये आपका सही होगा। एक्सपोर्ट्स मत लगा दीजिएगा, एक्सपर्ट्स है। MIDI का विस्तार क्या है? ये भी आपका प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, तो इसकी फुल फॉर्म होती है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ऑप्शन ए। अगला, CBT क्या होता है? आपका जो ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑप्शन डी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में फॉन्ट के आकार की सीमा क्या होती है? तो 1 से लेकर 1638, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी रिपीटेड प्रश्न है, तो 1 से लेकर 1638। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से किस फॉन्ट आकार को, फॉन्ट आकार या फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन सूची में नहीं चुना जा सकता? तो कौन सा आप नहीं चुन सकते? 13 आप इसमें नहीं चुन सकते, ठीक है। 8, 10, 14, 16, 18, 20 इस तरीके से वो चलता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के टेबल में कम से कम कितनी पंक्तियां और स्तंभ बनाए जा सकते हैं? तो कम से कम देखिए 1 रो और 1 कॉलम होना चाहिए, तभी आपका टेबल बनेगी। तो 1 पंक्ति और 1 स्तंभ कम से कम आपका होना चाहिए, ज्यादा आप कितनी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी रो के अंतिम सेल में जाने के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट क्या है? तो अगर आपको एक्सेल में किसी रो के पंक्ति के अंतिम सेल में जाना हो तो आप कौन सी शॉर्टकट की अपनाएंगे? तो आप अपनाएंगे कंट्रोल प्लस राइट एरो, ठीक है, कंट्रोल प्लस राइट प्लस एरो, ऑप्शन बी। 73 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक त्रुटि मान नहीं है बल्कि यह एक विशेष मान है जिसे आप मैनुअल रूप में एक सेल में दर्ज करा सकते हैं ताकि यह इंगित किया जा सके कि आपके पास अभी तक आवश्यक मान नहीं है? तो देखिए ये #NEA, ठीक है, ये ऐसा है, ये आपको एरर नहीं है, ये दर्शाता है कि आपके पास अभी तक जो एक्चुअल वैल्यू है या नेसेसरी वैल्यू है वो नहीं। आगे, निम्नलिखित में एक्सेल सूत्र का मान क्या होगा? सम 8/4 इंटू मल्टीप्लाई 2, ये पूरा जो फॉर्मूला है इसका जो मान निकल कर आएगा वो आएगा आपका 9। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में प्रकार्य फंक्शन का MS एक्सेल परिणाम आउटपुट क्या होता है? ये लिखा है आपका OOD 345.2, तो इसमें क्या निकल कर आएगा? A 347। आगे देखते हैं, MS एक्सेल में केवल वर्तमान तिथि को प्रदर्शित करने के लिए कौन सी कमांड है? तो टुडे ब्रैकेट, ऑप्शन डी।
लिब्रे ऑफिस को डैश के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको ओपन ऑफिस के नाम से भी जाना जाता है। लिब्रे ऑफिस कैल्सी का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है, तो इसका डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है .ods, ठीक है, .ods। यदि आप अपने पीसी की कार्यक्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना होगा। तो किसको अपग्रेड करना होगा? हमें सीपीयू को अपग्रेड करना होगा। बाकी से कोई मतलब नहीं है, मॉनिटर कीबोर्ड से परफॉर्मेंस का कोई मतलब नहीं है। सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य क्रमशः प्राप्त करना, डैश कुशल परिवर्तन एवं उत्पादन परिणाम प्रदान करना है। तो क्या है आपका? स्पष्ट करना, ऑप्शन बी। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी। संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो देखिए यूनाइटेड प्रोविंस कब बनाया था? 1937 में, ठीक है, 1937 में उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस का नाम दिया गया था। इससे पहले देखिए इसको क्या कहा जाता था? इसको यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध, ठीक है, यूपी ऑफ आगरा एंड औध, OUDH, अंग्रेज अवध को औध लिखते थे। 1902 से, ठीक है, 1902 से 1937 तक इसको यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कहते थे। 1937 में इसका नाम बदलकर यूनाइटेड प्रोविंस कर दिया गया। बाद में 24 जनवरी 1950 से हम इसको उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। 24 जनवरी को ही हम उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। तो जब इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया उस समय राज्यपाल थे सर होरमासजी फिरोज शाह मोदी, ऑप्शन ए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से लेकर 2011 तक कितनी हमारे यहाँ लिटरेसी रेट बढ़ी है? तो 11.34% हमारी लिटरेसी रेट बढ़ी है। तो उत्तर प्रदेश का लिटरेसी रेट है कितना? उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर है, माफ कीजिए एक मिनट, वो है 67.7%। अगर बात करें मेंस की या मेल्स की तो पुरुष साक्षरता दर है हमारे यहाँ 77.3% और महिला साक्षरता दर है 57.2%। कौन से जिले की जो साक्षरता दर है सबसे ज्यादा है? वो है गौतम बुद्ध नगर की। जीबी नगर की जो साक्षरता दर है वो है 80.12%। सबसे कम किसकी है? वो है श्रावस्ती की। श्रावस्ती की जो साक्षरता दर है वो है मात्र 46.74%। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा महिला साक्षरता दर कहां पर है? कानपुर में है। और सबसे कम महिला साक्षरता दर कहां पर है? वो है श्रावस्ती में। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। मैक्सिमम है गौतम बुद्ध नगर में। महिला की बात करें तो कानपुर में सबसे ज्यादा महिलाओं की है। आगे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो सबको पता है उत्तर प्रदेश की रैंक 1 है। बात करें अगर रैंक 2 की, तो रैंक 2 किसकी है? रैंक 2 है आपकी महाराष्ट्र की। टॉप के 3 बता देता हूं। और तीसरी रैंक है बिहार की। ठीक है, तो ये टॉप के 3 राज्य थे पॉपुलेशन के हिसाब से। ज्ञानदीप शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। तो ज्ञानदीप शिक्षा योजना 2002 में स्टार्ट की गई थी सितंबर में। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? टेक्निकल एजुकेशन या प्राविधिक शिक्षा के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई थी। 85वां, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं है? तो देहरादून उत्तर प्रदेश का कोई जिला नहीं है। उत्तर प्रदेश में टोटल वर्तमान में 75 जिले हैं। बात करें देखिए अगर जिलों से संबंधित कुछ फैक्ट की, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। सबसे पश्चिमी जिला शामली। उत्तरी जिला सबसे सहारनपुर और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र। एक फैक्ट ये हो गया ज्योग्राफी से संबंधित। एरिया के हिसाब से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। एरिया के हिसाब से सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़। इसके अलावा एक जिलों से संबंधित और जो प्रश्न बनता है वो है नेपाल से। उत्तर प्रदेश का आपको पता है बॉर्डर नेपाल से लगता है और नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के तो टोटल 7 जिले लगते हैं। 7 के नाम बता देता हूं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये टोटल 7 जिले नेपाल से सीमा टच करते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं तो एक थोड़ा सा आंकड़ा और बता देता हूं। जो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें हैं, टोटल लोकसभा सीट्स हैं 80। ठीक है, अगर आरक्षित सीटों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में एससी के लिए जो सीट्स आरक्षित हैं वो है 17। एसटी के लिए कोई भी सीट यहां पर आरक्षित नहीं है। इसको याद रखिएगा, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। बात करें अगर विधानसभा की, विधानसभा में उत्तर प्रदेश में टोटल सीट्स हैं 403। टोटल रिजर्व सीट है हमारे यहाँ 86। ठीक है, 86 में से 84 जो है वो एससी के लिए आरक्षित है और 2 एसटी के लिए आरक्षित है। तो विधानसभा में 2 सीट्स का रिजर्वेशन है एसटी के लिए, लेकिन लोकसभा में कोई भी सीट एसटी के लिए आरक्षित नहीं है।
ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ संबंधित फैक्ट्स हो गए। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान कहां पर अवस्थित है? देखिए गाय के ऊपर सरकार का बहुत ज्यादा फोकस है, तो हो सकता है इस तरीके के अनुसंधान संस्थान आपसे दोबारा पूछ ले। तो ये कहां पर स्थित है? ये मथुरा में स्थित है। इसके अलावा देखिए जो मथुरा है, यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, CIRG यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन रिसर्च ऑन गोट्स, यानी केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, वो भी आपका यहीं पर स्थित है मथुरा में। इसको याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? तो आपको तराई बेल्ट में मिलेगी, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के, ऑप्शन डी। और थारू जनजाति की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा ये ट्राइबल ग्रुप है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जो जनसंख्या है वो थारू जनजाति की ही है। कुछ और जनजातियों का मैप के माध्यम से मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं हम उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख जनजातियां। देखिए बिजनौर में मिलती है हमें बुक्सा और महिगिर। बुक्सा देखिए बिजनौर के साथ साथ आपको आगरा में भी देखने के लिए मिलेगी, तो बुक्सा याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। थारू जनजाति अगर आप देखेंगे लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। उत्तर प्रदेश का मैं फिर बता देता हूं लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है, सबसे ज्यादा इसी की जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में। और देख लेते हैं खरवार जो जनजाति है ये आपको देवरिया, बलिया और गाजीपुर में देखने के लिए मिलेगी। ललितपुर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सहरिया और कहीं नहीं आपको मिलेगी, ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ललितपुर में आपको सहरिया जनजाति देखने के लिए मिलेगी, ये प्रीवियस ईयर में पूछ भी चुका है। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा जनसंख्या आपको पता है सोनभद्र में है, तो यहां पर देखेंगे सोनभद्र में कर्मा जनजाति, परहिया जनजाति, बैगा, पंखा, पनिका, अगरिका, पठारी, चेरो, भुइया और खरवार, ये सारी जनजाति आपको देखने के लिए मिलेंगी सोनभद्र में। खरवार जनजाति प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, ये मिर्जापुर में भी देखने के लिए मिलती है, यहां पर आप देख सकते हैं। तो मिर्जापुर में गोड़, धुरिया, ठीक है, धुरिया एक नृत्य भी करता है, नायक, ओझा, पठारी, राजगोड़ और पंखा, ये सारी जनजाति आपको मिर्जापुर में देखने के लिए मिलेगी। वाराणसी में आपको चेरो जनजाति देखने के लिए मिलेगी। फिर बता देते हैं अगर जनजाति से संबंधित फैक्ट्स की बात करें, सोनभद्र जिला जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा हमें, सोनभद्र में सबसे ज्यादा हमें ट्राइबल पॉपुलेशन या जनसंख्या देखने के लिए मिलती है। सबसे कम कहां पर है? बागपत, ठीक है। अगर पूछे आपसे SC शेड्यूल कास्ट सबसे ज्यादा कौन से जिले में है? वो है कौशाम्बी में, ठीक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सबसे कम कहां है? वो भी बागपत में। तो बागपत में SC भी सबसे कम है, ST भी सबसे कम है। तो ये कुछ फैक्ट्स हो गए जनजातियों से। भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी में हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से भी जाना जाता है? बहुत फेमस है, मुंशी प्रेमचंद जी। तो मुंशी प्रेमचंद जी की हमने कल कुछ रचनाएं हिंदी में देखी थी, हिंदी वाले सेक्शन में। निर्मला है, गोदान है, ठीक है, रंगभूमि है, इसके अलावा नमक का दरोगा एक रचना बहुत फेमस है सर की, ठीक है। और बाकी कहानियों का संकलन मानसरोवर के नाम से है। इसके अलावा देखिए इनका नाम धनपत राय है। फिराक गोरखपुरी का नाम भी पूछ चुका है एक बार, असली नाम है रघुपति सहाय, ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी फेमस है? आनंद मठ। जो सन्यासी विद्रोह है वो आपको इसमें ही देखने के लिए मिलेगा। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ वह कौन सा था? तो वह था इसमें से भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, ठीक है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने देखिए सन 2000 से ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है, डीम्ड विश्वविद्यालय इसको बना दिया गया। निम्नलिखित में से किसे शेरे बलिया के नाम से जाना जाता है? तो चिट्टू पांडे जी को शेरे बलिया के नाम से जाना जाता है। उन्होंने देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है, 1942 में आपको पता होगा भारत छोड़ो आंदोलन भारत में चल रहा था। 1942 में मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से ये शुरू किया गया था। इस दौरान गांधी जी ने डू और डाई या करो या मरो का नारा दिया था। इसी दौरान भारत के कई हिस्सों में पैरेलल गवर्नमेंट या समानांतर सरकारें स्थापित हो गई थी, उसमें से बलिया भी एक था, ठीक है। तो उसी में देखिए जो पैरेलल गवर्नमेंट बलिया में स्थापित हुई थी उसी का नेतृत्व चिट्टू पांडे जी ने किया था, इसलिए इनको शेरे बलिया कहा जाता है। बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला भी है, ये भी याद रखिएगा। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वो क्या है? तो उत्तर प्रदेश में फूड ग्रेन्स, ठीक है, जो खाद्यान्न है ये सबसे ज्यादा हम उत्तर प्रदेश में उगाते हैं। दलहन में मध्य प्रदेश और राजस्थान काफी आगे हैं।
उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें कौन सी हैं? तो उत्तर प्रदेश में किस तरीके की फसलें आपकी उगाई जाती हैं? तो देखिए उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है, हर तरीके की फसल आपको उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिलेगी। तो रबी की फसल, खरीफ की फसलें और जायद फसलें। दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से किसका उत्पादक है? तो ये शुद्ध देसी घी का उत्पादक है। बात करें अगर हींग की, तो हींग के लिए फेमस है उत्तर प्रदेश का हाथरस। ठीक है, बात करें गुड़ की, तो गुड़ के लिए उत्तर प्रदेश के 2 जिले बहुत फेमस हैं, एक तो है आपका मुजफ्फरनगर, ठीक है मुजफ्फरनगर, एक है आपका अयोध्या। ठीक है, इसके अलावा बात करें अगर शहद की, तो देखिए लखीमपुर खीरी, बहराइच, सिद्धार्थनगर और बस्ती, ये 4 जिले उत्तर प्रदेश में शहद उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। शुद्ध देसी घी, तो देखिए जो ओडीओपी है औरैया का, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, वो शुद्ध देसी घी ही है। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहां पर अवस्थित है? तो ये वाराणसी में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है? तो नॉलेज पार्क आपका नोएडा में जो यूनिवर्सिटी कैंपस है, वो उनका पूरा कई सारे कॉलेज आसपास वहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ग्रेटर नोएडा में यह स्थापित किया जा रहा है। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो हथकरघा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसको इंग्लिश में बीपीओ बोला जाता है, इसका सबसे बड़ा केंद्र क्या है? आपको पता है वेस्ट यूपी में एक ही केंद्र है सबसे बड़ा, नोएडा। राष्ट्रीय चैंबर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश के माफ कीजिए आगरा में स्थित है, और इसकी स्थापना जो है वो 1949 में की गई। लखनऊ में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा? तो देखिए पूर्वांचल जो एक्सप्रेस मार्ग है, ये लखनऊ के चांदसराय से गाजीपुर के हैदरिया तक लगभग 340.9 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। बात करें उत्तर प्रदेश के 9 जिलों से ये होकर गुजरेगा, और 9 जिलों में सीमलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा, जिसमें कौन कौन से हैं? लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। तो देखिए इसमें कौन सा नहीं है आपको दिख रहा है? यह मार्ग बस्ती से होकर नहीं गुजरेगा। सारे 9 के 9 जिले मैंने आपको बता दिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो प्रेसिडेंसी टाउन्स होते थे ब्रिटिश के टाइम में, पहले जो उत्तर प्रदेश था वो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था, बाद में आगरा प्रेसिडेंसी के अंतर्गत इसे सन 1833 में कर दिया गया था। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो 1833 आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो यही हमारे आज के पूरा प्रैक्टिस सेट था। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा और यूजफुल लगा होगा। अगर फैक्ट्स अच्छे लगे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।